हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024। आज हम लोग एशियन हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो प्रैक्टिस पेपर 28 के तहत हम लोग किसका विश्लेषण करने वाले हैं? तो एशियन हिस्ट्री का, यानी हिस्ट्री जो प्राचीन कालीन भारत का इतिहास है उससे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। आज की सेशन का पहला प्रश्न, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ह्वेनसांग, मेगस्थनीज, इत्सिंग या फाहियान? तो अगर इन चारों यात्रियों में देखा जाए तो मेगस्थनीज जो है भारत की दौरे पर सर्वप्रथम आया था। मेगस्थनीज जो था सेलुकस निकेटर, यानी सेलुकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। और इसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था। मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, कई बार पूछा जाता है, इंडिका, यानी इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी गई थी जो कई बार पूछी जाती है। तो मेगास्थनीज के ये 3 पॉइंट हमें याद रखना है। मेगास्थनीज जो है या सेलुकस निकेटर का राजदूत था और किसके दरबार में आया था? तो मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह भारत आया हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या कौशाम्बी? तो प्राचीन काल भारत की अगर बात की जाए तो प्राचीन काल भारत में 4 महाविद्यालय थे जो विद्या का प्रमुख केंद्र होते थे, जिनमें से पहला तक्षशिला था, दूसरा नालंदा था, तीसरा विक्रमशिला था और चौथे की अगर बात कर ले वल्लभी, जो गुजरात में वल्लभी वल्लभी जो है यह गुजरात में है। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है और विक्रम और शिला और नालंदा क्या है? यह बिहार में है। लेकिन आपके विकल्प में दिया हुआ है कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है यह बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल था, लेकिन विद्या का केंद्र नहीं था। इसलिए आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा, कौशाम्बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? वारामिहिर, आर्यभट्ट, भास्कर या इनमें से कोई नहीं? तो शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आर्यभट्ट के द्वारा, यानी राइट आंसर क्या होगा? बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महापाषाण संस्कृत हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे पत्थर के बने अस्त्र, पत्थर के बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां या कब्रें, पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो महापाषाण काल दक्षिण भारत के ऐसे युग को कहा जाता है जिसमें बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियों के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी आपका राइट आंसर बन जाएगा सी वाला, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां जब प्रयोग में लाई जाती थी, ऐसे काल को किस काल के नाम से जाना जाता है? महापाषाण काल के नाम से जाना जाता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? हितोपदेश, अभिज्ञान शकुंतलम, पंचतंत्र, कथा सारित सागर? तो कौन सी भारतीय पुस्तक है जिसका 40 विदेशी भाषाओं में और 15 भारतीय भाषाओं में क्या किया गया है? अनुवाद किया गया है। तो विष्णु शर्मा की जो रचना है
पंचतंत्र, यानी पंचतंत्र ऐसी पुस्तक है जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। या किसके द्वारा लिखी गई है? तो विष्णु शर्मा के द्वारा, यानी विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र नामक पुस्तक का निर्माण किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, तालपात्रों का अध्ययन या ताम्रपात्रों का अध्ययन। तो न्यूमेटिक्स के अंतर्गत क्या किया जाता है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी राइट आंसर बी वाला बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हितोपदेश के लेखक हैं बाल्यभट्ट, भावभूति, नारायण पंडित या विष्णु शर्मा। तो हितोपदेश के जो लेखक हैं वो कौन है? नारायण पंडित हैं, यानी राइट आंसर क्या होगा? सी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? वसुमित्र ने, अश्वघोष ने, भरत मुनि ने या वत्सायन ने। तो नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि के द्वारा की गई थी, यानी राइट आंसर क्या बनेगा? सी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत आरंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में, 57 ईसा पूर्व में या 73 ईसा पूर्व में। तो विक्रम संवत जो है या 58 ईसा पूर्व में चालू किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम में, तिब्बत में, इंडोनेशिया में या कंबोडिया में। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है या कहाँ पर है? कंबोडिया में स्थित है। आपका राइट आंसर होगा डी वाला, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ था? अशोक, कालाशोक, कनिष्क या अजात शत्रु। तो बौद्ध यान की दो शाखाएं थी, एक हीनयान और दूसरी महायान। तो महायान जो पंथ था इसका विकास कनिष्क के काल में सर्वाधिक हुआ था, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, कनिष्क के काल में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीत में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीत, द्वितीय बौद्ध संगीत, तृतीय बौद्ध संगीत या चतुर्थ बौद्ध संगीत। तो स्पष्ट रूप से महायान और हीनयान जो बौद्ध धर्म था उसकी दो शाखाओं में किस बौद्ध संगीत में इसका डिवीजन हो गया था? तो स्पष्ट रूप से इसका जो डिवीजन हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीत में। चतुर्थ बौद्ध संगीत की बात करें तो यह कुंडल वन में हुआ था, और वर्तमान में ये कुंडल वन कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है। और शासक की अगर बात की ली जाए तो शासक कौन था? कनिष्क था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे महाकश्यप, वसुमित्र, मोगलीपुत्तिस या अश्वघोष। तो प्रथम बौद्ध संगीत की अगर बात की जाए तो प्रथम बौद्ध संगीत का जो आयोजन था वह कहाँ किया गया था? राजगिरी में। राजगिरी में इस संगीत का आयोजन किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वह कौन बनाए गए थे? महाकश्यप इसकी इस बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। और इस बौद्ध संगीत का जो आयोजन था वह 483 बीसी में किया गया था। 483 बीसी में इस बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, दूसरी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे महाकश्यप, वसुमित्र, मोगलीपुत्तिस या शबकमीर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा शबकमीर हो जाएगा। शबकमीर जो थे, जो दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, इसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? अशोक के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में, अजात शत्रु से शासनकाल में या कनिष्क के शासनकाल में। तो चौथी बौद्ध संगीत का जो आयोजन था या किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? वसुमित्र थे। इसके अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो वसुमित्र जो थे इसकी अध्यक्षता की थी चौथी बौद्ध संगीत के। उपाध्यक्ष की अगर बात की जाए
उपाध्यक्ष की अगर बात की जाए तो अश्वघोष जो थे, अश्वघोष जो थे इसके उपाध्यक्ष थे। शासक जो थे कनिष्क थे। और कहां पर हुआ था? कुंडल वन के कश्मीर में इस बौद्ध संगीत का यानी चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? घोड़ा, कमल, चक्र या स्तूप? तो गौतम बुद्ध के द्वारा जब गृह त्याग किया गया तो उनका कौन सा चिन्ह था? तो घोड़ा था। यानी घोड़ा जो है गौतम बुद्ध के गृह त्याग के चिन्ह के रूप में क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के निर्माण को कौन सा चिन्ह बताता है? कमल, चक्र, घोड़ा या बोधि वृक्ष? तो निर्माण की जब प्राप्ति गौतम बुद्ध को हुई थी तो उनके निर्माण को कौन से चिन्ह से अंकित किया जाता है? तो बोधि वृक्ष के। यानी बोधि वृक्ष जो है गौतम बुद्ध के निर्माण को क्या करता है? इंडिकेट करता है, एक तरह से कहा जाए इंगित करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? बोधि वृक्ष, कमल, घोड़ा या चक्र? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कमल। यानी उनके जीवन को अगर बात की जाए तो उनके जीवन को जो चिन्ह इंगित करता है वह कौन सा है? कमल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? चन्ना, कंथक, देवदत्त या इनमें से कोई नहीं? तो गौतम बुद्ध का जो सारथी था वह कौन था? चन्ना था। चन्ना ही गौतम बुद्ध का सारथी था। कंथक जो है यह गौतम बुद्ध का क्या था? घोड़े का नाम था। यानी जो घोड़ा था उसका नाम कंथक रखा गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? सारथी का, घोड़ा का, नौकर का या पत्नी का? तो कंथक जो था गौतम बुद्ध का क्या था? घोड़ा था। सारथी का नाम जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ा था, चन्ना नाम था उसका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था? सेन वंश, पाल वंश, प्रतिहार वंश या चालुक्य वंश? तो ब्रह्म क्षत्रिय वंश किस वंश को कहा जाता था? तो सेन वंश को ब्रह्म क्षत्रिय वंश के वंश कहा जाता था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, कौन सा मिलान सही नहीं है? नागनंद हर्ष की लिखित पुस्तक है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की लिखित पुस्तक है, मिचकटिक शूद्रक की लिखी किताब है, रत्नावली राजशेखर की लिखी हुई किताब? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो रत्नावली जो है या तुलसीदास की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? तुलसी दास की पुस्तक है। लेकिन आपके विकल्प में दिया है राजशेखर जो कि सही नहीं है। तो ये आपका क्या होगा? राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परम सौगात की उपाधि किसने धारण की थी? राज्यवर्धन ने, हर्षवर्धन ने, प्रभाकर वर्धन ने या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यवर्धन। यानी जो परम सौगात की उपाधि थी यह राज्यवर्धन के द्वारा धारण की गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया? पल्लव, राजपूत, चोल या वर्धन? तो गुप्तों के बाद गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह किन राजाओं के द्वारा, किस वंश के द्वारा बनाया गया था? तो पल्लव राजवंश के द्वारा गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए थे? सतकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सतकर्णी, यज्ञश्री सतकर्णी या हाल? तो सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी करने वाला सातवाहन शासक कौन था? सतकर्णी प्रथम था। यानी जो सतकर्णी प्रथम है इसी के द्वारा राजा के नाम के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए गए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, योद्धेयों का प्रमुख स्थान था रोहताक, मगध, राजस्थान या उज्जैन? तो योद्धेय जो थे इनका प्रमुख स्थान रोहताक था। राइट आंसर क्या हो रहा है? ए वाला आपका राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? हस्तिवर्मन, मंतराज, नीलराज
या विष्णुगुप्त। तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक प्रमुख शासक था, जिसे हम लोग पराक्रमी शासक भी कह सकते हैं। जब इसने कांची पर आक्रमण किया था तो उस समय वहां का जो राजा था वह कौन था? विष्णुगुप्त था। आपका राइट आंसर क्या होगा? डी वाला आपका राइट आंसर होगा विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चार अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने कराया था? हस्तिवर्मन, समुद्रगुप्त, पुष्यमित्र शुंग या प्रवरसेन प्रथम। तो यहां सवाल पे आपसे पूछ रहा है, चार अश्वमेध यज्ञों का जो आयोजन था वह किसने करवाया था? तो प्रवरसेन प्रथम के द्वारा चार यश अश्वमेध यज्ञ का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। पुष्यमित्र शुंग की बात की जाए तो इसके द्वारा तीन अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, ग्रीन रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा गया है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? डी आर भंडारकर, अलेक्जेंडर कनिंघम, आर पी चंद्र या विलियम जोन्स। तो सर्वप्रथम जो सैंड्रोकोटस था इसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किसने सर्वप्रथम की थी? तो विलियम जोन्स के द्वारा इसकी पहचान, जो यानी रोमन ग्रीक रोमन साहित्य थी उनमें एक शब्द मिलता है सैंड्रोकोटस, इसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से करने वाला कौन सा इतिहासकार था? तो विलियम जोन्स था। यानी विलियम जोन्स ने ही सर्वप्रथम यह बताया, जो रोम के साहित्य में सैंड्रोकोटस नाम दिया है वह किससे तुलना है? चंद्रगुप्त मौर्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए थे? मौर्य, गुप्त, पल्लो या चोल। तो सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध का जो हमें उल्लेख मिलता है वह मौर्यों का मिलता है। मौर्य जो राजा था अजाद शत्रु, मौर्य राजा अजाद बिंबिसार, सॉरी, तो जो बिंदुसार था, मौर्य राजा बिंदुसार था, उसने सीरिया का शासक था उससे तीन वस्तु मंगाई थी, सूखी अंजीर, दार्शनिक और दास। तो इसीलिए क्या था? राजनीतिक संबंध मौर्यों का सीरिया के साथ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम शक राजा कौन था? मोगा, रुद्रदामन, अजेस या घटोत्कच। तो भारत का में प्रथम शक राजा कौन था? मोगा था। यानी मोगा जो है भारत में शकों का प्रथम राजा था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्ट्रेसगोज की नियुक्ति किसने की थी? यवनों ने, शकों ने, कुषाणों ने या होड़ों ने। तो स्ट्रेसगोज की जो नियुक्ति थी वह किसके द्वारा की गई थी? यवनों के द्वारा यह नियुक्ति की गई थी। यानी राइट आंसर ए वाला आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, 190 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया था? डेमेट्रियस, अलेक्जेंडर, सेलुकस निकेटर या मिंडार। तो 190 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया था? तो डेमेट्रियस, इसी के द्वारा भारत पर 190 ईसा पूर्व में अटैक किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडो ग्रीक राजा मिंडार फर्स्ट ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन या पाटलिपुत्र। तो मिंडार प्रथम ने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया था? मेगास्थनीज ने, हेलियोडोरस ने, हीरोडोरस या फाहियान। तो ग्रीक राजदूत था जिसने विष्णु के सम्मान में एक स्तंभ बनवाया था, तो कौन था? हेलियोडोरस था। हेलियोडोरस ने विष्णु के सम्मान में एक स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए थे? शक, यमन, गुप्त या मौर्य। तो सर्वप्रथम अगर सोने के सिक्कों की बात की जाए तो यमन राजाओं के द्वारा क्या किया गया था? जारी किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बृहत कथा की रचना किसने की थी?
गूढ़ाढाय, सर्ववर्मन, पाणिनि या राधा गुप्त ने। तो बृहत कथा की रचना गूढ़ाढाय के द्वारा की गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस सातवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापिस जीता था? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने, सतकर्णी प्रथम ने, हाल ने या सिमुक ने। तो सातवाहन राजाओं में जो शक राजा थे उनसे मालवा पुनः वापिस जीत लिया था गौतमी पुत्र सतकर्णी के द्वारा, ऐसा कारनामा किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है? नासिक, जूनागढ़, एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सातवाहन वंश था, इसका जो शिलालेख था नासिक था, यानी राइट आंसर क्या होगा? ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की थी? राजा हाल ने, सिमुक ने, यज्ञश्री सतकर्णी ने या गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। तो गाथा सप्तशती की रचना किस सातवाहन राजा ने की थी? तो राजा हाल के द्वारा यह रचना की गई थी, क्योंकि राजा हाल को एक बहुत प्रमुख साहित्यकार के रूप में भी जाना जाता है। इनको साहित्यकार के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरा प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।